हेलो बच्चों, हम आज आपके लिए सबसे मोस्ट चैप्टर द्विघात समीकरण शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको द्विघात समीकरण में कुछ भी नहीं आता है तो डरना नहीं है। आप इस वीडियो को आराम से देखिए और समझने की प्रयास कीजिए। द्विघात समीकरण देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये चैप्टर नंबर चौथा है। मैथ में चैप्टर नंबर चौथा है। इस चैप्टर से देखिए ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको मिलेगा देखने के लिए। इस चैप्टर से लघुत्तरीय मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब इस चैप्टर से आपको 3 टाइप का प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी 2 गो या 3 गो मिल जाएगा देखने के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको चाहे 1 चाहे 2 मतलब 1 प्रश्न हो या 2 प्रश्न हो, इस चैप्टर से आपको 2 नंबर वाला प्रश्न मिल जाएगा। कभी कभी आपको इस चैप्टर से 5 नंबर प्रश्न पूछ देता है। मतलब इस चैप्टर से 5 नंबर प्रश्न कभी कभी आपको पूछ देता है। तो इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है। बस इस चैप्टर के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। पहले द्विघात समीकरण के बारे में सीखिए। द्विघात समीकरण है क्या? देखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण देखिए आपको हम थोड़ा सा बहुपद में पढ़ाएंगे। बहुपद में पढ़ाएंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। यहाँ पे आपको पढ़ना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात बहुपद में आपको पढ़ाएंगे इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। तो हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब समीकरण में क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c। समीकरण बोल दिया है तो अब समझ जाइएगा बाबू कि बराबर में 0 लिखना है। अगर समीकरण बोल दे तो आपको बराबर में क्या लिखना है? 0। अगर आप बराबर में 0 लिख दे तो समझिए क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। अब बहुपद में आपको कुछ नहीं करना था, चलिए ax² प्लस bx प्लस c लिखना था। अब यहाँ इसका बराबर में 0 लगा दे, ये होता है द्विघात समीकरण। देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण का? कहिएगा वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक वैसा बीजीय व्यंजक जिसका पावर में हमेशा 2 हो। मतलब जिसका पावर 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर पावर में 2 है द्विघात समीकरण, अगर पावर में 1 रह जाएगा तो उसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण। अगर बराबर में 0 है तो रैखिक समीकरण, पावर 1 है बराबर में 0 तो रैखिक समीकरण, अगर पावर 2 है और बराबर में 0 तो द्विघात समीकरण। अब इसमें देखिए इसका व्यापक रूप, तो इसका व्यापक रूप तो लिख दो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0।
इसका एग्जाम्पल में हम अगर पूछ दे बाबू तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 2x² प्लस 3x - 2 अब बराबर 0। पावर 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अगर आपसे पूछ दे 3x + 5 बराबर 0, ये कौन सा समीकरण है, तो आप सोचिए कि इसमें पावर कितना है, तब सोच के बताइएगा। इसमें पावर x का कुछ नहीं था 1, इसका मतलब पावर 1 है, तो क्या भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। अगर पावर 1 है तो द्विघात कहाँ से होगा, द्विघात समीकरण होने के लिए पावर में कितना की जरूरत है, 2 का। इसका मतलब ये हो जाएगा रैखिक समीकरण। क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। अगर पावर 1 है तो रैखिक समीकरण। अगर यहाँ पे मिटार के बाबू हम 2 कर दे और पूछे कि बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तब कहिएगा पावर में 2 है, इसका मतलब सर ये द्विघात समीकरण है। अगर इस तरह से प्रश्न आपको दिखा दे 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, पूछेगा बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो आप इसमें देखिए कहिएगा पावर 2 और बराबर में 0 है, तो क्या बोला, पावर 2 है और बराबर में 0 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। जिसका मतलब क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। तो इसमें क्या हो जाएगा 3x² प्लस 7x - 4 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। देखिए पावर देख के बताइएगा, अगर पावर में 2 है और बराबर 0 है तो पावर के 2 का मतलब द्विघात, बराबर 0 मतलब समीकरण, तो द्विघात समीकरण। 5x² - 9 बराबर 0, ये भी पूछेगा बताओ द्विघात समीकरण है, तो आप बोलिएगा कहिएगा पावर में 2 मतलब द्विघात, बराबर 0, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पे बोलेगा 7x² प्लस 5x बराबर 0, ये पूछेगा बताओ द्विघात समीकरण है, तो आप कहिएगा पावर 2 है बराबर 0, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अगर हम आपसे पूछ दे बताओ बाबू 3x प्लस 5y बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, आप इसको देखिए समझिए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो आप यहाँ पे कहिएगा पावर यहाँ पे x का 1 है, तो 1 है, इसका मतलब द्विघात कहाँ से होगा, द्विघात के मतलब होता है पावर 2, यहाँ पे पावर 2 है ही नहीं है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लोग जितना बताए इतना लिखिए। चलिए अब इससे हम आगे बताते हैं। आपको हम पहले इसमें थोड़ा सा जानकारी दे दें कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, मतलब किसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस चैप्टर में आपको पढ़ना होगा पहले द्विघात समीकरण के अंदर क्या क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के अंदर पहला पॉइंट पढ़ना है आपको गुणनखंड विधि, मतलब इसका अंदर आपको पढ़ना है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरा इसमें आपको पढ़ना है द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। तीसरा पॉइंट आपको इसमें पढ़ना विवेचक के बारे में, विवेचक। और चौथा पॉइंट इसमें आपको पढ़ना है मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। और पाँचवा में पढ़ना परिभाषा, मतलब दिया रहा उसको बनाना, परिभाषा वाला मैथ, परिभाषा वाला मैथ, परिभाषा वाला मैथ। मतलब इसमें परिभाषा दिया रहेगा, उस परिभाषा को पढ़कर मानकर आपको उसका आंसर निकालना है। तो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है गुणनखंड विधि से जो बनाइएगा, द्विघात सूत्र, विवेचक, मूलों की प्रकृति और परिभाषा वाला मैथ। अब एगो सबसे लास्ट टॉपिक है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, पूर्ण वर्ग विधि। मतलब इस चैप्टर में आपको इतना कवर करना है। अगर आप इस चैप्टर में इतना कवर कर लेते हैं सही से, तो द्विघात समीकरण से अगर मैथ पूछता है तो आपको समझिए 8 से 10 नंबर
आसानी से बन जाएगा। अब देखिए, आपको इसमें पढ़ा दिए, आप इसमें देखिए, अब इतना याद रखिएगा इसमें कि द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, हम पूछेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप बोलिएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के क्या है, व्यापक रूप। इसको क्या बोलते हैं, व्यापक रूप। व्यापक रूप ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है किसका ग्राफ क्या होगा, तो इसका ग्राफ आपको हम पता है परवलय होता है, परवलय ग्राफ होता है। मतलब पूछ देगा द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, तब इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, परवलय। अगर द्विघात समीकरण नहीं बोलेगा तो आपका व्यापक रूप दे देगा, अब बोलेगा इसका ग्राफ क्या होगा, तो देखिएगा पावर 2 है मतलब द्विघात है, अब बराबर 0 है, इसका मतलब द्विघात समीकरण का ग्राफ परवलय होता है। और आपको हम बताए होंगे कि बहुपद में शून्यक निकालना है। बहुपद में अब ध्यान से यहाँ समझिएगा, द्विघात बहुपद अब पढ़े होंगे तो वहाँ पे हम आपको बताए होंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में आपको हम शून्यक बताए होंगे कि शून्यक ज्ञात करें, शून्यक। यहाँ पे शून्यक का नाम चेंज होता है, आ जाएगा द्विघात समीकरण में। देखिए द्विघात समीकरण में तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा मूल। क्या बोलना पड़ेगा, मूल। मतलब शून्यक का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मूल। मतलब समीकरण लगते ही शून्यक का अपना रूप बदल लेता है। जैसे ही समीकरण लग जाता है तो शून्यक हो जाता है मूल। अब बहुपद में इसे बोलते थे द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करे, यहाँ पे हो जाएगा द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करें। आपको द्विघात बहुपद में ये भी पढ़ाए होंगे कि अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a। इसमें भी इसका प्रयोग होगा। अब इसमें अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला भी याद होगा, c/a। इतना तो आपको याद होगा। क्या बोले, देखिए फिर से कहते हैं आपको हम इस पीछे पर द्विघात बहुपद में शून्यक निकालने के लिए बताएं। तो द्विघात समीकरण में जैसे शून्यक निकालता है उसी तरह मूल निकालना होगा, खाली नाम वहाँ पे चेंज हो जाएगा, मूल। आया आपको हम ये भी बताए होंगे, देखिए दोनों थोड़ा सा तुलना करके हम बता दे रहे हैं। एक बार अगर यही तुलना आप समझ जाते हैं तो एग्जाम में आप आसानी से बना लीजिएगा। देखिए एक साइड लिखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। आप एक साइड लिखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। एक साइड क्या लिखना है, द्विघात समीकरण। आप इसमें आप पूछेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाता है, ax² प्लस bx प्लस c। आप लोग इतना तो पढ़े होंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो कहिए ax² प्लस bx प्लस c। आज समीकरण में क्या हो जाएगा, तो समीकरण में हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। और समीकरण है मतलब बराबर 0। द्विघात बहुपद में हम आपको बताएंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक निकाले। इसमें क्या बताएंगे, शून्यक निकाले। अब द्विघात बहुपद में शून्यक निकालने के लिए बोले हैं तो इसमें शून्यक की जगह क्या हो जाएगा, मूल निकाले, मूल निकाले। मतलब शून्यक के नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब इसमें हम आपको ये पढ़ा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इसमें आप लोग को क्या बताएंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आपको द्विघात बहुपद निकालना है
रहेगा तो आपको फार्मूला क्या लगाना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसमें द्विघात समीकरण पूछेगा कि द्विघात समीकरण निकालें, तो द्विघात समीकरण, अगर द्विघात समीकरण निकालने के लिए रहेगा तो फार्मूला से में यही रहेगा, खाली बराबर में जीरो रह जाएगा। देखिए यही फार्मूला इसमें रहेगा, लेकिन समीकरण बोला है तो बराबर में जीरो, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, समीकरण है तो बराबर जीरो। इसमें आपको हम पढ़ाए होंगे द्विघात बहुपद में कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटे ए। यहाँ भी बताएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, सी बटे ए। तो ये फार्मूला यहाँ समान होता है, यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला पूछे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए। यहाँ भी पूछें अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, सी बटे ए। इतना चीज़ आप बहुपद में पढ़े हैं, खाली इसी का इसमें पढ़ना है तो इसमें खाली समीकरण है तो शून्य की जगह मूल हो जाता है। एक बार आप लोग इसको ध्यान से देखिए। चलो देखिए, आप लोग देख लिए होंगे तो इसको आप लोग कापी में बढ़िया से उतार लीजिएगा। इसको कापी में आप लोग क्या कीजिएगा, बढ़िया से उतार लीजिएगा। अब देखिए हम आपको इसमें आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो इस चैप्टर में आपको कुछ फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए फार्मूला क्या है, तो जो इधर आपको फार्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पहले आपको तो ये फार्मूला पता होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको ये पता होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ये भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको भी पता होगा ए प्लस बी के होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपको माइनस वाला भी याद होगा फार्मूला, ए माइनस बी के, चलिए एक इसका एक रूप और होता है भी लिख देते हैं। इसको इस तरह से भी बोला जाता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब हो जाएगा ए माइनस बी के होल क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप ये वाला भी फार्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपको इतना याद है तो आप द्विघात समीकरण पहचान कर लीजिएगा। अगर आपको इतना फार्मूला में से नहीं याद है तो आपको द्विघात समीकरण पहचानने में दिक्कत होगा। तो इतना आप लोग पहले फार्मूला इसको लिखिए। चलिए आप लोग इस फार्मूला को लिख लिए होंगे। आपको बताना है कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न क्या है बाबू, है कि पहला प्रश्न है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। अब इसको बताना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे समझिए, आप कहिए यहाँ पे हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए के मान हो जाएगा यहाँ पे एक्स
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह एक है तो ए का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए के मान कितना है एक्स, बी के मान कितना है एक। अब इसको गुना कीजिए, 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, माइनस है तो माइनस 2 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -6। अब हम आपसे पूछेंगे एक्स का स्क्वायर का वर्ग कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर 1 का वर्ग 1 प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2x, 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। अब बराबर हो जाएगा 2x प्लस 2x माइनस 1। तब यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब पहले एक्स वाला को हम आगे कर दे हैं तो हो जाएगा प्लस 2x। अब इसका जाते देखिए पीछे मिला हुआ है, तो आप सोचे कि इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2x। अब प्लस 1 है तो लिख देंगे प्लस 1, देखिए प्लस 1 है तो लिख देंगे प्लस 1। इसका जाते पीछे है, ये माइनस में है, जब इधर माइनस में इसको आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा +6। अब इसका जगह क्या बच जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों तो कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा। अब देखिए प्लस 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 तो 7 बराबर 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो कहिएगा सर इसका पावर 2 है। जहाँ पावर 2 है अब बराबर 0 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो प्रश्न क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। जहाँ पावर 2 आ गया द्विघात समीकरण है। आप इसको उतारिए, चलिए आप लोग इसको उतार लिए होंगे। चलिए आपसे हम दूसरा प्रश्न करवा रहे हैं। प्रश्न क्या है आपको बताना है। x-2 इंटू x+1 बराबर x-1 इंटू x+3। आप इसको बना के बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है। पहले प्रश्न देखिए क्या है, तो प्रश्न है x-2 इंटू x+1 बराबर x-1 इंटू x+3। आप इसको आप बना के बताना द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इस प्रश्न को देखिए और बताइए। देखिए हम एक बार आपको बता दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे सोल्व x-2 इंटू x+1, x-1 इंटू x+3। अब x गुना x में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा एक्स स्क्वायर। अब x गुना 1 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब 200 गुना x में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 2x, लेकिन यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब 200 गुना 1 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 200 गुना 1 में करेंगे 2। अब देखिए यहाँ पे इसका आगे प्लस है, इसका आगे माइनस है, तो हम पूछेंगे कि माइनस प्लस क्या होता है, तो कहते हैं माइनस, पहले का गुना हो गया। अब इधर आइए, अब x से x में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा एक्स स्क्वायर। अब दूसरा का में गुना करेंगे, 1 से 3 में गुना करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 3x। अब 1 से x में गुना करेंगे तो कहेंगे x होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस। 1 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस। अब इसमें देखिए ये दोनों जाति मिल रहा है, तो इसको कीजिएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है माइनस में, घट के क्या आ जाएगा -x। अब -2 है तो -2, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस में है माइनस में, तो घट के क्या हो जाएगा यहाँ पे +2x, प्लस क्या हो जाएगा +2। देखिए 1 में 3 से गुना करेंगे 3, अब माइनस क्या हो जाएगा 3। आप कहिएगा
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर का आगे पीछे बराबर है तो कट जाएगा। देखिए ई भी प्लस में बीच में बराबर है तो मतलब समान है तो इसको काट देंगे तो क्या बचेगा -2, यहाँ पे बचा 2x -3। अब इसको इधर लाएंगे, देखिए इसको लाएंगे इधर तो -x है, इसका जाति इधर है, तब इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -2x। अब देखिए -2 है तो यहाँ पे लिख देंगे -2। अब इसका जाति देखिए इधर है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस बराबर 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा -3x घटेगा तो क्या हो जाएगा +1 बराबर 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है। आप यहाँ पे लिख सकते थे कि यहाँ पे x है, इसका मतलब पावर 2 नहीं है। अगर पावर 2 नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। आप यहाँ पे काटे जहाँ पे आप बता सकते थे कि एक्स स्क्वायर कट गया, और जब स्क्वायर ही कट गया तो एक से बच गया, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर आप इसको 3-4 प्रैक्टिस कीजिएगा तो यहाँ पे आप समझ जाएगा कि x में x गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, इधर भी x में x गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, दोनों कट जाएगा तो बचेगा x। अगर एक्स स्क्वायर कट गया x बचा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण रहने के लिए एक्स स्क्वायर प्रश्न में रहना जरूरी है। अगर एक्स स्क्वायर प्रश्न में नहीं बचा, घट के 0 आ गया, इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। चलो तो आप लोग द्विघात समीकरण पहचान लीजिए। आप इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हो, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि द्विघात समीकरण 3 तरीके से बनाया जाता है। 3 तरीके से मूल निकाला जाता है, मूल निकाला जाता है। देखिए पहला तरीका क्या है। पहला तरीका है कि गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरा तरीका क्या है तो आपका दिया द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। तीसरा विधि क्या है, पूर्ण वर्ग विधि। मतलब द्विघात समीकरण में मूल 3 तरीका से लिखा जाता है। गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, द्विघात समीकरण से भी निकाल सकते, द्विघात सूत्र से भी निकाल सकते हैं, और पूर्ण वर्ग विधि से। अब देखिए द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको होता है x बराबर होता है माइनस प्लस माइनस रूट d/2a। कभी इस तरह से लिख देता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट t। अब d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं विवेचक। देखिए d के मतलब आप समझ जाए, d को बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं, विवेचक, या इसी को बोलते हैं विविक्तर। विविक्तर क्या बोलता है, विविक्तर। तो अगर d आ गया समझ जाए विवेचक। और d का फॉर्मूला क्या होता है तो आपका d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, d² - 4ac अब बटे 2a हो जाएगा। द्विघात सूत्र आपको याद होना चाहिए कि कोई पूछेगा द्विघात सूत्र क्या है तो आपको बोलना है x बराबर -b प्लस माइनस रूट d/2a। द्विघात सूत्र क्या होता है बाबू, तो बोलेंगे -b प्लस माइनस रूट d/2a। ये क्या होता है, द्विघात सूत्र है। अब देखिए द्विघात सूत्र निकालेंगे कब, जब d के मान 0 हो या d के मान प्लस में हो, तब द्विघात सूत्र से बनेगा। तब देखिए d के मान अगर 0 आ जा रहा है तो द्विघात सूत्र से बनेगा। अगर d के मान प्लस में आ रहा है
तो द्विघात सूत्र के फार्मूला लगा के बनाएंगे। अगर डी के मान माइनस में आ गया तो इसका मतलब समझिएगा कि ये द्विघात सूत्र से नहीं बनेगा। देखिए फिर से हम बोल देते हैं, अगर डी के मान 0 आ गया तो द्विघात सूत्र से बन सकता है। अगर डी के मान प्लस में आ गया तो द्विघात सूत्र से बनेगा। अगर डी के मान निकाले माइनस में आ गया तो वहाँ पे लिख दीजिएगा या एक डी के मान ऋणात्मक संख्या, इसे द्विघात सूत्र से नहीं बनेगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको पहले हम गुणनखंड विधि से मूल निकालना बता दे रहे हैं। जैसे प्रश्न देगा गुणनखंड विधि से निकालने के लिए, प्रश्न यहाँ पे दे देगा गुणनखंड विधि से x² प्लस 7x माइनस 10 बराबर 0 मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करें। देखिए क्या बोला, गुणनखंड विधि से बोलेगा तो सिर्फ आपको गुणनखंड विधि से बनाना है। अगर सिर्फ मूल ज्ञात करने के लिए बोल दिया तो 3 गो में आप किसी विधि से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड विधि से बोला तो यहाँ पे आपको लिख देना सोल्व दिया गया है क्या, x² प्लस 7x माइनस 10 बराबर 0। तो गुणनखंड विधि के लिए आपको याद होना चाहिए कि आगे वाला संख्या मतलब जो आगे होता है और जो पीछे की संख्या होता है, पीछे हम दोनों में गुना करते हैं। अब जितना आएगा उसी को से निकालते हैं। आगे वाला संख्या और पीछे वाला संख्या को गुना करेंगे तो आप कहिएगा x के आगे 1 है, यहाँ पे 10 है, तो 1 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब बीच में कितना है 7, इसका मतलब हमको 7 जोड़ या घटा के लाना है। तो इसका तो 7 जोड़ या घटा के लाना, तो इसका एलसीएम निकालेंगे 2 से तो 5। अब इसी को जोड़िए तो कहिएगा 5 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 7, और 2 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब 2 और 5 जोड़ने पर 7 हो जा रहा है और 2 और 5 गुना करने पर 10 हो जा रहा है। इसका मतलब इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा x², इसको तोड़े तो 5x और 2x माइनस 10 है तो लिख देंगे माइनस 10। अब चिन्ह क्या लगेगा, तो चिन्ह के बारे में आपको हम बहुपद में पढ़ाए होंगे। देखिए चिन्ह के बारे में आपको हम बहुपद में पढ़ाए होंगे कि अगर प्लस माइनस है तो जब इसको तोड़ेंगे तो बड़ा के साथ लग जाएगा प्लस, और छोटा जो छोटा संख्या रहेगा उसके साथ लग जाएगा माइनस। ये चिन्ह हम आपको बताए होंगे। और प्लस माइनस हो तो बड़का के साथ माइनस और प्लस माइनस हो तो बड़का के साथ प्लस और छोटका के साथ माइनस है। देखिए यहाँ पे बड़ा कौन है, 2 की 5 की 2 तो कहिएगा यहाँ पे 5 प्लस, बड़ा है तो प्लस, छोटा है तो माइनस। अब यहाँ से कॉमा लेंगे तो x कॉमा लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस, यहाँ से बाहर जाएगा x तो बचेगा 5, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 2 और 10 तो 2 का पहाड़ा में 10 आता है, इसका मतलब 2 बाहर जाएगा, तो 2 बाहर जाएगा मतलब 2 कॉमा लेंगे तो यहाँ बचेगा x। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा प्लस। माइनस माइनस क्या होता है, तो आपको पता होगा कि माइनस माइनस गुना करते हैं तो क्या होता है प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तब 2 से भागा देंगे, 5 दूनी 10 बराबर 0। बाहर वाला के साथ बाहर वाला तो -2, अब हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। अब शून्य का इसका निकालना मूल, तो अब इस तरह से बंटवारा कर दो, x माइनस 2 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। तो x, अब बताइए माइनस में इसको पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2। अब इधर ही प्लस में पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा -5। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 2, -5। गुणनखंड विधि से मूल आ गया। गुणनखंड मूल क्या आ गया, x बराबर
2 माइनस 5। तो आप इसको उतारिए, आप इसको एक बार उतार लीजिए। एक प्रश्न हम आपको और देते हैं, देखते हैं कौन कौन बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या हो, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, इसका मूल्य ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 का मूल्य ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रश्न, तो सबसे पहले आपको लिखना है सोल्व दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि से बोला है, तो आपको हम क्या बोले, गुणनखंड विधि से पहले बोल देगा तो आगे और पीछे में गुना कर देना है। तो आप आगे देख के बताइए आगे कितना है, तो कहिएगा आगे 3 और पीछे कितना है 4। तो आगे पीछे में गुना कीजिए, इसका मतलब 3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब हम 12 को एलसीएम निकालेंगे। अब बीच में हम पूछेंगे इसका गुणांक कितना आता है, 1 से, x का गुणांक 1 होता है, मतलब 1 को जोड़ने घटाने पर हमको लाना है। अब देखिए जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए और उसी संख्या को हम गुना करेंगे तो हमको 12 आना चाहिए। तो यहाँ से 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 6, फिर और 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 में 2 से गुना करें 4, 4 में 3 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 7, मतलब जोड़ने पर नहीं आ रहा है। अगर एक बार जोड़ने पर नहीं आएगा तो एक बार इसको एक बार घटा के देख लीजिए, तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1। अब 1 तो आ जा रहा है, तो 4 में 3 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 12, मतलब 4 और 3 को घटाने पर 1 आ जा रहा है और 4 और 3 को गुना कर रहे हैं तो 12 भी आ जा रहा है। इसका मतलब 4 और 3 में टूटेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x², तो यहाँ पर हो जाएगा 4x 3x माइनस 4 है तो माइनस 4। अब दोनों के आगे क्या चिन्ह होगा, तो अब चिन्ह एक बार समझिए। पहले यहाँ पे देखिए कहिएगा यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो आपको हम बताए होंगे कि अगर माइनस माइनस हो तो माइनस माइनस हो तो इसका मतलब टूटेगा 2 गुण, चाहे बड़ा संख्या में टूट गया है चाहे छोटा संख्या में टूट गया है। अगर दोनों जगह माइनस हो तो बड़का के साथ माइनस लिख देना है और छोटका के साथ प्लस। अगर दोनों जगह माइनस हो तो क्या करना, बड़का के साथ माइनस और छोटका के साथ प्लस लिख देना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा बड़ा के साथ और छोटा के साथ प्लस। अब इसमें से कॉमन लीजिएगा 3 और 4, 3 और 4 में कुछ कॉमन होगा, तो 3 और 4 में कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ से संख्या कॉमन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे x है, x² यहाँ पे x है, तो यहाँ पे कहिए x बाहर जाएगा, x बाहर जाएगा तो 3 और 3 बच जाएगा 3x, माइनस है तो माइनस। अब x को बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 4। अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 यहाँ भी कॉमन नहीं होगा, तो जहाँ क्या बोले 3 और 4 यहाँ से x भी कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से बाहर किसको निकालेंगे, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए, अगर कोई संख्या कॉमन ना हो तो वहाँ पे 1 कॉमन होता है। कितना कॉमन होता है 1, तो यहाँ पे कोई संख्या कॉमन नहीं हो रहा है, इसका मतलब 1 को बाहर निकालेंगे, प्लस है तो प्लस 1 को बाहर निकालेंगे। अब 1 को बाहर निकालेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3x है। अब कहेंगे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 4 बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख देना है। बाहर वाला के साथ बाहर वाला, तो x + 1 और हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो अब देखिए इसका शून्य अगले निकालते हैं, x + 1 बराबर 0 और हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब शून्य तो x, अब इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, अब यहाँ जाएगा 3x, इधर माइनस में उधर जाएगा मतलब माइनस में, बराबर के पीछे तो प्लस में 4। अब यहाँ से x के मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3। इसका मतलब यहाँ से शून्य कितना आ गया, तो आप पूछेंगे शून्य कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा एगो 1 एगो 4/3।
देखिए प्लस में तो मतलब -1 और 4/3, इसका शून्यक हो जाएगा -1 और 4/3। तो गुणनखंड विधि से बन गया, जिसको आप एक बार उतारिए। आप लोग इसको उतार लेते हैं। एक प्रश्न हम आपको और देते हैं। प्रश्न दे रहे हैं, कौन कौन बनाता है। (100x² -20x + 1 = 0) इसका शून्यक निकाल के आप बताइए। देखते हैं इसका शून्यक क्या होगा। तो आप कहिएगा सोल्व दिया गया है। प्रश्न क्या है? तो 100x² -20x + 1 = 0। इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको हम बोले कि आगे वाला संख्या और पीछे वाला संख्या में गुणा करना है। तब बोले 100 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 100 में 1 से गुणा करेंगे तो 100। अब गुणा करके उसी को एलसीएम निकाल देना। देखिए फिर से बताते हैं, आगे वाला संख्या पीछे वाला संख्या में गुणा करना है। तो 100 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। अब बीच में कितना है? 20। अब 20 तो आपको लाना है जोड़ के लाए या घटा के। पहले क्या बोले? बीच वाला संख्या के या जोड़ने पर आ जाए तो ठीक है, अगर जोड़ने पर नहीं आता है तो घटाने पर आना चाहिए। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50। और 200 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25। अब 200 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। आप इसको देखिए कितना आएगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। हमको 20 लाना है। अच्छा 500 लगाएंगे तो हमको 20 लाना है। तो 5 तो हम 5। आप यहाँ पे देख लीजिए, अब दिमाग लगाइए। इसका मतलब आप कहिएगा कि 5 में 200 गुना करेंगे 10, फिर 5 में 200 गुना करेंगे 10। इसका मतलब 10 और 10 को जोड़ रहे हैं, 20 आ जा रहा है। अब 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहिएगा 100। इसका मतलब 10 और 10 में टूटेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप 100x²। 20 टूटा 10x, 10x पीछे +1 है तो +1। अब देखिए आगे माइनस है, पीछे प्लस है। तो चिन्ह के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। माइनस प्लस हो तो ये दो ही तरह से टूटता है संख्या, एक बड़ा हो एक छोटा। कभी भी गुणनखंड में बराबर संख्या बड़ा हो छोटा। तो आप कहिएगा कि बड़का के साथ माइनस और छोटका के साथ प्लस। छोटकों के साथ क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब आगे माइनस हो पीछे प्लस हो तो दोनों जगह माइनस। तो बराबर है, इसका मतलब यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लीजिए तो 100 है 10। इसका मतलब 100 10, तो 10 को बाहर निकालेंगे। अब x² है, यहाँ पे x है, इसका तो x को बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालेंगे तो यहाँ का 10x माइनस। अब पूरा का पूरा 10x चल जाएगा बाहर, तो इसका जगह कुछ नहीं बचा तो कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे माइनस है। अब कहिएगा 10 और 1, यहाँ भी कोई कॉमा नहीं हो रहा है। तो क्या बोले? जहाँ पे कोई कॉमा नहीं होता वहाँ पे कॉमा 1 लेना है। तो 1 कॉमा लेंगे, यहाँ तो यहाँ हो जाएगा 10x। ये माइनस प्लस माइनस 1 है तो 1। तो यहाँ हो जाएगा 10x - 1 और फिर हो जाएगा 10x - 1। शून्यक है मतलब बराबर 0 है तो बराबर 0 लिखना है। तो यहाँ निकालिए। तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखो दोनों के साथ तो निकालना। तो यहाँ हो जाएगा 10x - 1 = 0 और दूसरा होगा 10x - 1 = 0। तो हो जाएगा 10x, इधर माइनस में पीछे जाएगा तो प्लस में तो 1। तो x बराबर हो जाएगा 1/10। इधर भी माइनस में पीछे जाएगा तो प्लस में 10x बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो x बराबर हो जाएगा 1/10। इसका शून्यक क्या हो जाएगा? x बराबर 1/10 1/10। तो आप लोग को शून्यक निकालने आ गया होगा। तो इसका मूल आप लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब आते हैं द्विघात सूत्र पर।
देखिए द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। अब देखिए द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। यह होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या होता है 2a। यही आपको द्विघात सूत्र होता है। एक बार इसको आप पढ़िए क्या हो जाएगा, तो कहिए एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। अब डी का फार्मूला यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले डी के बारे में जानना होगा। किसके बारे में जानना होगा, डी के बारे में। तो इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले डी के बारे में जानना होगा। तो डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको पढ़ने के लिए डी के बारे में जानना होगा। और डी का नाम क्या है, विवेचक। डी के मान क्या है, विवेचक। देखिए इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको डी के बारे में सही से जानकारी है तो द्विघात सूत्र से आप आसानी से बना लें। तो इसके लिए पहले हम डी के बारे में आपको बता दे रहे हैं, विवेचक के बारे में। देखिए अब आइए विवेचक के बारे में। देखिए विवेचक, विवेचक इसको बोलते हैं डी। अब देखिए डी का 3 मान होता है, तीनों के बारे में आपको समझना है। या डी के मान कभी कभी आ जाएगा 0 से बड़ा, या डी बराबर, इसी को बोलते हैं प्लस में। या डी के मान कभी कभी आ जाएगा 0। अगर डी के मान आ गया 0 से छोटा तो इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा। डी का मान निकालिएगा तो यहाँ से मूलों की प्रकृति पता हो जाएगा। मूलों की प्रकृति, अगर आप मूलों की प्रकृति जान गए तो आप दिमाग में आप बिठा लीजिए कि आपका 1 नंबर फिक्स ऑब्जेक्टिव में। कहें कि डी से या डी के मान पूछ दे या मूलों की प्रकृति, ये फिक्स है तो है। देखिए डी के मान अगर प्लस में तो इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो कहिएगा डी के मान प्लस में इसका मूलों की प्रकृति है, इसका मूलों की प्रकृति होता है वास्तविक, वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान, इसी को बोलते हैं असमान को कभी कभी बोलते हैं भिन्न भिन्न। क्या बोलते हो, भिन्न भिन्न। अब देखिए डी के मान क्या हो जाएगा, डी के मान 0 आ जाएगा तो इसका मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक। अब बराबर है तो वास्तविक और समान। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में वास्तविक और समान नहीं लिख के समान के लिए तो बराबर, वास्तविक और बराबर क्या लिख देगा, वास्तविक और बराबर। अब देखिए डी के मान अगर माइनस में आ गया, 0 से छोटा मतलब माइनस में, डी के मान अगर माइनस में आ गया तो ये हो जाता है काल्पनिक। काल्पनिक अगर डी के मान निकाले और डी के मान माइनस में आ रहा है तो समझ जाएगा उसका मूलों की प्रकृति क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा, काल्पनिक। काल्पनिक को क्या बोलते हैं, अवास्तविक बोलते हैं। अवास्तविक, अवास्तविक बोलते हैं। काल्पनिक क्या बोलते हैं, अवास्तविक। तो इतना आपको याद है तो आपको ऑब्जेक्टिव 2 गो फिक्स है, इतना याद रख लीजिए। 2 ऑब्जेक्टिव आप आसानी से बना लीजिएगा। एक डी के मान पूछेगा तो आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, एक मूलों की प्रकृति बोलेगा तो आप बना लीजिएगा। देखिए क्या बोले, डी के मान अगर प्लस में आए तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और समान। डी के मान प्लस में मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और असमान। डी के मान 0 आ गया तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और समान, या समान को बोलते हैं बराबर। अगर डी के मान माइनस में आ गया तो काल्पनिक या अवास्तविक, और कभी केवल वास्तविक नहीं है। तो इसको आप उतारिए। चलिए आप लोग इसको उतार लिए होंगे।
अब जैसे हमको प्रश्न देगा, यहाँ पे प्रश्न देगा द्विघात समीकरण 2x² प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें। के विवेचक ज्ञात करें। तब इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे लिखिएगा सोल्व दिया गया है। प्रश्न क्या था, 2x² प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0। हम इसमें पूछेंगे a के मान कितना हो जाएगा, तो आपको हम बताएंगे a के मान जब भी बताना है तो x² के आगे होता है a के मान होता है, x के आगे होता है b के मान होता है, और जो अचर राशि होता है c के मान होता है। तो इसमें a के मान कितना हो जाएगा 2, b के मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा 7, c के मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा -6। अब क्या बोला है विवेचक, तो हम लिख देंगे विवेचक, क्या हो जाएगा विवेचक। तो विवेचक के फार्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे लिखेंगे d, b के मान कितना, तो कहेंगे b के मान 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 है तो लिख देंगे 4। हम पूछेंगे a के मान कितना है, तो a के मान 2, c के मान कितना है तो -6। तो d बराबर 7 के कितना हो जाएगा 49। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 में 2 से 8, 8 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 के 48। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, तो कहिएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आपको मैथ बनाते हैं तो ये आपको एक नज़र तो माइनस पर होना चाहिए। अगर चिन्ह में गड़बड़ किए तो आपका आंसर बनाया हुआ बेकार चल जाएगा 2 नंबर। इसीलिए मैथ बनाते हैं तो सबसे नज़र आपको कैलकुलेशन और चिन्ह पर होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन आप सही किए और चिन्ह ध्यान नहीं दिए तो आपके आंसर गलत होगा, और गलत हो गया तो आपका 2 नंबर चल जाएगा। चाहे ऑब्जेक्टिव में गलत हुआ तो ऑप्शन में सही भी रहता है और गलत भी रहता है, तब गलत टिक मार के रख दीजिएगा तो 1 नंबर चल जाएगा। इसलिए मैथ आप जब भी बनाते हैं तो 2 बात याद रखिएगा, चिन्ह देखिएगा और कैलकुलेशन। चिन्ह और कैलकुलेशन पर आपकी पकड़ अच्छा है तो मैथ में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर आपको चिन्ह और कैलकुलेशन में गलत है तो मैथ बनाएंगे सही लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। आप यहाँ देखिए d बराबर, अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 और 8 17 के 7, 4 4 8 9, मतलब d के मान कितना हो गया 97। हम पूछेंगे d के मान प्लस में है कि माइनस में, तो इसी का मूलों की प्रकृति बोल देगा। अगर मान लो नहीं इसमें बोला, हम बता रहे हैं d के मान क्या है, तो कहेगा d के आगे कुछ नहीं तो प्लस में। अगर d के मान प्लस में है इसका मतलब d के मान 0 से बड़ा है, तो इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूलों की प्रकृति। तो आपको क्या बोला, अगर d के मान प्लस में तो इसका मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान, असमान, वास्तविक और असमान, असमान, वास्तविक और असमान। चलिए ये प्रश्न आप लोग इसको उतारिए। चलिए एक प्रश्न हम आपको और दे रहे हैं बनाने के लिए, पहले इसको उतारिए। प्रश्न है बताना इसको विवेचक और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब इसका विवेचक निकालिए, विवेचक निकाल दीजिएगा तो मूलों की प्रकृति आप बताइएगा। चलिए आपके लिए 1 मिनट समय हम देते हैं।
तो आप इसको बोलिएगा प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्या है, सोल्व दिया गया √2 x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। इसका विवेचक निकालना है। अगर हम पूछेंगे a के मान कितना, तब a के मान है √2। हम b के मान पूछेंगे तब b के मान 7 है। c के मान पूछेंगे तो कितना देगा, 5 √2। 5 रूट कितना हो जाएगा, 2। अब विवेचक बोला मतलब d, तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो d b के मान कितना है 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, पहले से 4 है तो यहाँ पे लिख देना 4। a का मान कितना है √2 गुने c का मान कितना है, तो कहें c का मान है 5 √2। तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर 7 के वर्ग के कितना होगा 49 माइनस, अब यहाँ देखिए 4, तब इसको कैलकुलेशन यहाँ पे कीजिए, 4 गुने √2 गुने 5 √2। तो आप कहिएगा 4 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। आप बताइए √2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो आपको हम बोलेंगे अगर समान संख्या में रूट के अंदर गुना होता है तो √2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब गुना करके देख लीजिए, √2 में √2 से गुना करेंगे 4, अब √4 के वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो आप इतना याद रख लीजिएगा, अगर रूट के अंदर समान संख्या हो और गुना में हो तो जो रूट के अंदर होता है वही लिख देना है। जैसे √2 गुने √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 20 में 2 से गुना करेंगे 40, तो इसका कैलकुलेशन किया तो कितना हो जाएगा 40। तो हम जाएगा d बराबर 49 में से 40 घटे कितना होगा 9। अब यहाँ पे d के मान कितना आ गया तो कहिएगा 9। आप इसका मूलों की प्रकृति बताइए, तो आप कहिएगा d के मान प्लस में है, तो क्या बोलेगा d के मान प्लस में आ जाएगा, तो इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो कहिए मूलों की प्रकृति अगर प्लस में आ गया तो वास्तविक और असमान, प्लस में आ जाएगा वास्तविक और असमान, प्लस में आ जाएगा तो वास्तविक और असमान, तो क्या हो जाएगा वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। तो आप लोग एक और प्रश्न देखिए और इसको उतारिए। चलिए एक प्रश्न हम आपको और देते हैं। प्रश्न क्या है, तो आपको मूलों की प्रकृति बताना है। आप यहाँ पे प्रश्न लिख लीजिएगा, द्विघात समीकरण 4x² + 4 √3x + 3 बराबर 0 के विवेचक, चलिए विवेचक नहीं, इसका हमको के मूलों की प्रकृति बताएं, कि मूलों की प्रकृति बताएं। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमको d के मान निकालना होता है। मूलों की प्रकृति अगर बताना है तो सबसे पहले हमको d के मान निकालना होगा। अगर मूलों की प्रकृति बताना है तो सबसे पहले d के मान निकालना होगा। अगर d के मान आप नहीं निकालिएगा तो मूलों की प्रकृति आप नहीं बता सकते हैं। इसमें सबसे पहले d के मान निकालिए, तो यहाँ पर आ जाएगा सोल्व है, दिया
गया है। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। हम इसमें पूछेंगे a के मान कितना है 4, हम पूछेंगे b के मान कितना है 4√3, c के मान कितना है 3। अब मूलों की प्रकृति, तो सबसे पहले d के मान निकालना, तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो यहाँ हो जाएगा d। b के मान कितना है तो 4√3, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4, a के मान कितना है 4, c के मान कितना है तो कहेगा 3। तो d बराबर, आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि 4√3 इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये पता होगा कि बाहर वाला संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3, तो 16 मतलब 16 48, मतलब 48 होगा। देखिए 4 का वर्ग, देखिए दोनों संख्या पर स्क्वायर है, इसका तो 4 के की 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 3 बचा, तो 16 में 3 से गुना करेंगे 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 माइनस 4 में 4 से गुना करेंगे 16 में 3 से गुना करेंगे 48। यहाँ पे d के मान कितना आ गया 0। आपको हम बताएंगे d के मान 0 आ गया तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और बराबर या वास्तविक और समान। तो इसका मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, वो मूलों की प्रकृति, तो इसका मूलों की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और समान। अब वास्तविक और समान क्यों होगा तो कहें d बराबर 0, तो आपके हम बोले होंगे कि d के मान 0 आ जाएगा तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान। अगर d के मान प्लस में आ गया तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान। अगर d के मान माइनस में आ गया तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और मूलों की प्रकृति काल्पनिक। माइनस में आ गया तो d के मान माइनस में आ गया तो मूलों की प्राकृतिक काल्पनिक होगा। चलिए एक बार हम थोड़ा सा पीछे से थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहे हैं, फिर इसके बाद द्विघात सूत्र से आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। देखिए क्या हम बताएं आपको, क्या बोले d के मान अगर प्लस में आ गया, अगर d के मान प्लस में आ गया क्या हो जाएगा, अगर d के मान माइनस में आ जाएगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगा। अगर d के मान 0 आ गया तो क्या बोले, अगर d के मान प्लस में आ गया तो इसका मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। अब d के मान माइनस में आ गया तो इसका मूलों की प्रकृति क्या बोलता है, काल्पनिक होगा। काल्पनिक ऐसे को बोलते हैं अवास्तविक, काल्पनिक और अवास्तविक। अगर d के मान 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान, इसी को बोलते हैं बराबर, इसी को क्या बोलते हैं बराबर। अब इसी को बोलते हैं भिन्न। आपको ये भी बताएंगे कि अगर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो हमको d के मान निकालना होगा, जो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अगर मूलों की प्रकृति बताना है तो आपको d के मान निकालना होगा। अगर d के मान प्लस में आ गया तो वास्तविक और असमान, d के मान माइनस में आ गया काल्पनिक और अवास्तविक, d के मान 0 आ गया वास्तविक और समान होगा। अब इससे आगे हम अगली नेक्स्ट क्लास में आपको क्या बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में कि आपको द्विघात सूत्र निकालना सिखाएंगे। अगर द्विघात सूत्र आप निकालना सीख गए तो ये 2027-2026 में 2 नंबर में सेकेंड पाली में आया था।
तो मुझे उम्मीद है कि अगर 27 में प्रथम पाली में पूछ ना दे तो इसलिए आप द्विघात सूत्र से कर सीख जाइएगा। और द्विघात सूत्र आप बनाने के लिए पहले डी का मान निकालना होगा, और डी का मान प्लस में है तो द्विघात सूत्र से बनेगा, अगर डी का मान माइनस में द्विघात सूत्र से नहीं बनेगा। तो आज की क्लास यहाँ तक। अगर मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो के शेयर कर दे कि आपको दोस्त भी इस वीडियो को लाभ जितना हो सके उतना उठाए। इसलिए आज की क्लास यहीं तक।